बड़े भाई ने निर्णय लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ करके कोई ना कोई धंधा करूंगा। पापा जी ने मना कर दिया था कि बेटा अब पढ़ाई बहुत हो गई, 8वीं पास कर लिए। मैं उस दरमियान बालोतरा एक फैंसी की दुकान पे चला गया। वहां का जो ठेकेदार था वो कभी कभी मेरे से बात करता था तो मुझे कहता था कि तू पढ़ाई में होशियार है तो वापस जाकर के तैयारी कर। मैंने कहा अभी हम तैयारी करें कैसे। एक दिन बात ही बात में एक विद्यार्थी ने मेरे को पूछ लिया कि तेरे को जीके आता है क्या। मैंने कहा ये जीके क्या होता है। भगवान की दया से याद बढ़िया होता था, पढ़ने में होशियार था, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब थी। मकान मालिक थे उनसे भी मैं बात नहीं करता था, बाहर गली में भी मैं किसी से बात नहीं करता था। तो मेरे बारे में लोग कहते थे कि ये किसी से बात नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है या कोई जासूस तो नहीं है। थोड़ा सा समय ज्यादा गुजर गया तो पापा को बहुत ताने सुनने पड़ते थे। कई बार पिताजी को कहते थे कि ये आपका बेटा जो है ये रुलियार घूमता है। मुझे भी घर की बहुत याद आती थी, कई बार आंखों में आंसू आ जाते थे। नहीं, मुझे लगता था कि अभी बेरोजगारी में घर नहीं जाऊंगा। ताने मुझे भी सुनने पड़ते थे, प्रेम सिंह तुम इतने रो मत। मैंने कहा मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैंने ऐसा पढ़ ले लिया था कि मैंने कहा सूर्य को मैं कभी नहीं देखूंगा। मतलब ऐसा कितने दिन निकालना है कि सूर्य को देखना नहीं। सूर्य को देखना नहीं है मतलब आप दिन में बाहर नहीं जा सकते, और जब आप दिन में बाहर नहीं जा सकते तो आप डिस्टर्बेंस बिल्कुल कम होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सिंह राजपुरोहित है। बाड़मेर के पास में एक गांव लंगेरा, और लंगेरा से आगे एक ढाणी है, वहां मेरा जन्म स्थान। पापा जी सरकारी सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद में जीवन की जो राह शुरू होती है, शुरुआत के अंदर परिवार से अगर मैं शुरू करूं तो परिवार काफी बड़ा परिवार। हम लोग 4 भाई 4 बहनें, और उस समय पापा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल भी किसी तरह का कोई माहौल नहीं था, ना तो कहीं परिवार में था, नहीं आस पड़ोस में था, कहीं पर भी नहीं था। लेकिन फिर भी उस समय माताजी जरूर कहते थे कि बेटा पढ़ लो। पापा कहते थे कि इतना बड़ा परिवार है, खर्चा कौन चलाएगा, बहनें बड़ी हैं, उनकी शादी भी करनी है, कमाने वाला मैं एक हूं। ये सारी बातें हमेशा सुनने को मिलती थी, और सुनते सुनते एक दिन बड़े भाई ने निर्णय लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ करके कोई ना कोई धंधा करूंगा। पूना जाकर के उन्होंने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। मुझे लग गया कि अब अपना नंबर आने वाला है। उस समय खेत में भी काम वगैरह होता था। मैं शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, और शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण मैं सुबह सुबह किताब लेकर के बैठ जाता था, और किताब लेकर के जब सुबह सुबह बैठता था तो मुझे मेरा काम ना करने के लिए मेरा थोड़ा बचाव हो जाता था। उस समय मेरे माताजी कहते थे कि ये किताब लेकर के बैठा है तो इसको पढ़ने दो। तो उस समय मैं पढ़ाई करने लग जाता था। बाद में मैंने कहीं मनोविज्ञान में पढ़ा है कि मनोवैज्ञानिक हुए ड्राइडेन, उन्होंने कहा कि यदि आप 21 दिन तक कोई काम करते हो तो ये आपकी आदत में शुमार हो जाता है। लगातार पढ़ने के कारण एक मेरी आदत विकसित हो गई, और आदत विकसित हुई तो मैं पढ़ाई करने लग गया। शुरुआत में भाई के साथ में स्कूल जाना होता था, लेकिन शुरू से ही शर्मीला मैं बहुत ज्यादा था, और क्लास में सबसे पीछे बैठना, क्लास के अंदर कोई भी गतिविधि हो तो उसमें भाग नहीं लेना, स्कूल की किसी भी गतिविधि के अंदर ना तो कभी गीत गाया ना कभी भाषण दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं हर गतिविधि के अंदर पिछड़ रहा हूं, तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्कूली वो जीवन याद आता है जब हमारे गुरु हुआ करते थे चंदन सिंह जी। उन्होंने मुझे कॉपी में एक बार उन्होंने गुड लिख दिया था, उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली। मेरे जो साथी थे उनको कॉपी दिखाई तो उन्होंने कहा कि तेरी लिखावट बहुत अच्छी है। उस लिखावट से काफी प्रेरणा मिली थी। सरकारी विद्यालय 8वीं तक गांव के अंदर करने के बाद में फिर लगा कि अब चले जाते हैं शहर की ओर। तो उस समय पापा जी ने मना कर दिया था कि बेटा अब पढ़ाई बहुत हो गई, 8वीं पास कर लिए, तेरे बड़े भाई ने भी 8वीं पास की, वो लकड़ी काम पे चला गया, तुम भी पीछे पीछे वहां चले जाओ। मुझे लगा कि शायद जल्दी ज्यादा है। तब हमारे चाचा जी
अमोलक सिंह जी वो थोड़ा पढ़ाई का महत्व समझते थे। उन्होंने जिद की, नहीं इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसका खर्चा मैं दूंगा। ऐसी स्थिति के अंदर पापा ने कहा ठीक है, खर्चा तुम दोगे तो इसको पढ़ने दो। तो हम लोग ढाणी में रहते थे, वहां पर क्या पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए एक बड़ी दिक्कत ये थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे माताजी, जब भी मैं रात को पढ़ता था, चिमनी के पास में माताजी बैठ जाते थे और मच्छर इतने ज्यादा आते थे कि वो कई बार उसको उड़ाते थे। मुझे आज भी ये बात याद आती है। और फिर चिमनी के बाद में एक लालटेन लेकर के आए थे। तो लालटेन में क्या होता था कि फिर उसमें मच्छर इतने उड़ाने की आवश्यकता नहीं रहती थी। वो कांच का उसका जो गोल घेरा वाला जो होता है ग्लो लगता था, तो उसके कारण काफी बचाव हो जाता था। मुझे लगा कि यहाँ तो पढ़ाई होगी नहीं, तो मेरे अंकल ने कहा कि ऐसे कर, गांव के अंदर रूप सिंह जी का घर है, तुम वहां रह जाओ। वहां रह करके मैं पढ़ाई करता। 9th के अंदर और 10th के अंदर बाड़मेर गांधी चौक में यहाँ पर आया। 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा, तो उसके बाद में मुझे वापस घर की तरफ से यही था कि पढ़ाई अपने करनी नहीं है। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, दूसरा, नौकरी कहाँ है? नौकरियां तो सवाल ही नहीं, आगे किसी प्रकार की नौकरी नहीं। बार बार ये मैसेज दिया जा रहा था कि आपके पिताजी के पास में इतने पैसे नहीं है, चतुर श्रेणी कर्मचारी है, नौकरी कहां से मिलेगी। मुझे भी लगा कि अब चलो छोड़ो, काम पे चले जाना चाहिए। मैं उस दरमियान बालोतरा एक फैंसी की दुकान पे चला गया। और उस समय भी थोड़ा यूं घर पे इस तरह का माहौल था, तो पापा जी से भी पैसे भी नहीं मांगे और 5 रुपए लेकर के चला गया वहां पर। और वहां जाकर के मैंने कहा कि मुझे पिताजी ने भेजा और मैं यहाँ पर फैंसी की दुकान पे काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बढ़िया बात है, मामू साहब ने आपको भेजा है तो आप आइए और काम करिए। वहां पर सुबह 6 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना। हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि ये तो काम बहुत ज्यादा टफ है, इसको नहीं करेंगे। उसको छोड़ करके मैं वापस आया, खूब गालियां सुनी। और घर पे आया तब उन्होंने पीछे शिकायत की कि भाई आपका बेटा काम छोड़ करके वापस आ गया, ये क्या काम करेगा। तो पापा जी ने भी कहा था कि ये तो मेरा नाम रोशन करेंगे एक दिन, इनसे कुछ नहीं होना है। मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, और मेरे मन में वो पढ़ने का जुनून था, लेकिन वो जुनून को आगे बढ़ाएं कैसे। ऐसी स्थिति में भाई ने कह दिया कि एक काम कर, तू मेरे पास में आ जा, लकड़ी का काम कर ले। अरे ठीक है भाई, वहां है तो अपन लकड़ी के काम पर चले जाते हैं। मैं भी लकड़ी के काम पर वहां चला गया। वहां जाने के बाद में जब पता चला कि 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, मैंने कहा काम वाम सिखाओ, मैं 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, कभी लोग आपके जो है ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है। उन्होंने कहा 6 महीने तक कोई काम नहीं सिखाएंगे। 6 महीने तक काम क्या करना है? 6 महीने तक कुछ नहीं करना, आपको प्याज काटने हैं और रंदा देना है, इसके अलावा रोटियां बनानी है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और मैं इतना थका, दुबला पतला, मैंने कहा ये तो मेरे बुरे हाल हो जाएंगे, अगर यहीं रह गया तो हालत खराब हो जाएगी। वहां का जो ठेकेदार था वो कभी कभी मेरे से बात करता था, तो मुझे कहता था कि तू पढ़ाई में होशियार है तो वापस जाकर के तैयारी कर। मैंने कहा अभी हम तैयारी करें कैसे? वहां से भी मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं वापस अंकल जी के पास में गया। मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। तो तेरे को पढ़ाई करनी है तो तू उधर उधर धंधे पे क्यों जा रहा है? मेरे को पापा कह रहे हैं कि अभी पैसे की जरूरत है, तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, अब की बार मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू पढ़ाई कर। फिर उन्होंने कुछ बाड़मेर के अंदर एक कमरा दिलाया और थोड़ा बहुत वो खर्चा भेजते थे। खर्चा भेजते थे तो गांधी चौक स्कूल में फिर मैंने 11th 12th आर्ट्स से की। सारा जो शिक्षा का जो मैं पूरा फील्ड बोलूंगा वो पूरा ही सरकारी क्षेत्र से संबंधित है। 12th करने के बाद में कॉलेज के अंदर एंट्री होती है। कॉलेज वही शर्मिलापन तो अभी भी है, बहुत ज्यादा था। कॉलेज के अंदर गए तो वहां पर एक दिन बात ही बात में एक विद्यार्थी ने मेरे को पूछ लिया कि तेरे को जीके आता है क्या? मैंने कहा ये जीके क्या होता है? मैंने किसी मेरे सीनियर को पूछा, मैंने कहा ये जीके क्या होता है? उन्होंने कहा जीके का मतलब जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज में क्या होता है? उन्होंने कहा जनरल नॉलेज का मतलब कौन, कहाँ, क्या, ये तेरे को आता है क्या? मैंने कहा ये कौन, कहाँ, क्या, ये मैंने कहा राष्ट्रपति वगैरह, ये प्रधानमंत्री, पहले कौन, दूसरे नंबर के कौन, ऊंचा पर्वत कौन सा, लंबी नदी कौन सी, यही है क्या जीके? तो क्या, मैंने इसकी कोई किताब आती है क्या? एक छोटी सी किताब आती है उसके ऊपर लिखा होगा तो कौन, कहाँ, कैसे। मैं ले आया उसको, पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक उसको याद कर लिया। भगवान की दया से याद बढ़िया होता था, पढ़ने में होशियार था, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब थी। उसको याद करने के बाद में मैं कॉलेज में जब भी जाता सबको कहता मुझे जीके बहुत अच्छा आता है। ऐसे एक हमारे समाज की प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता के अंदर मेरा प्रथम स्थान लग गया।
कहा भी क्या है ना कि जीवन के अंदर आपके अंदर वो शेर है, कोई ना कोई उसको जगाने वाला चाहिए, कोई ना कोई उसको पंच करने वाला चाहिए, कोई ना कोई आपको प्रेरित करने वाला चाहिए। वहां पर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अब कुछ अच्छा कर सकता हूं। लेकिन गाड़ी के अभी और ब्रेक लगने वाले। ब्रेक इसलिए लगने वाले कि हर कदम पर आपको थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए चाहिए। बिना पैसे के आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगा कि अब अंकल पैसे कितने देंगे मुझे। तब मुझे जब पैसे की अति आवश्यकता थी, लेकिन उस समय पढ़ाई करते करते कॉलेज, और कॉलेज के बाद में प्री बीएड में नंबर आ गया। प्री बीएड में उस समय नंबर आना बड़ी बात थी, आरएस प्री के बराबर था। तो प्री बीएड के अंदर नंबर आ गया। और उस समय मैं एक गौड़ ब्राह्मण उनके मकान में रहता था। उसके जहां मैं रहता था उसके पड़ोस के अंदर उमेदाराम जी रहते थे। उस समय जयन पद पर कार्यरत थे। भाईतू के रहने वाले, उनसे मेरी मित्रता हो गई। मैं कभी गपे उनसे लगाता रहता था और मेरी बातों से बड़े प्रभावित थे। मुझे कहते थे, प्रेम तो पढ़ने में बहुत होशियार है। मैं कहता था हाँ बहुत होशियार हूं, लेकिन मैंने कहा एक कमी है। तो क्या है? मैंने कहा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तंगी है। तो उन्होंने कहा मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। मैंने कहा यदि आप मेरी आज हेल्प करते हो तो आपके गुण कभी भूलूंगा नहीं और आपके पैसे पूरे पूरे वापस जमा करवाऊंगा। मेरी आज हेल्प की आवश्यकता है। आप सोचो, उस समय उन्होंने बाड़मेर से लेकर के सरदार सर चूरू तक गाड़ी लेकर के साथ में गए। और उस समय मेरा बीएड का जितना भी खर्चा था सारा खर्चा उन्होंने वहन किया। उसके बाद में बीएड हो गई। अब मैं उनको वापस कैसे कहूं कि मेरी बीएड हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्हीं गौड़ ब्राह्मण की एक बेटी, उसकी शादी जोधपुर की हुई थी। और उनके जो ज्वाइंसा थे उनके भी मेरी थोड़ी अच्छी बनती थी, परिचय उनसे भी था। और मैं वहां ज्वाइंसा के वहां सरदार सर चूरू से जोधपुर आ गया। जोधपुर आने के बाद 2 दिन घर पे रहा। मुझे लगा कि अब मेहमान ज्यादा यहाँ रहना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने उनको कहा कि मुझे कोई छोटा बड़ा यहाँ कोई जॉब दिला दो, मुझे आगे तैयारी करनी है। तो आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा कोई स्कूल मिल जाए तो मैं उसमें जाकर के पढ़ा सकता हूँ, या फिर कोई प्राइवेट ट्यूशन मिल जाए तो उसमें भी मैं पढ़ा सकता हूँ। जोधपुर में उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ स्कूलों के नाम देता हूँ आपको, आप यहाँ स्कूल जाइए और आप वहां पढ़ा करके देख लीजिए। 2-3 स्कूल में वहां पर भटका, लेकिन वो जो मूल प्रवृत्ति थी ना शर्मिलापन वाली, कई स्कूलों की बिल्डिंगें देख करके मैं गया ही नहीं, स्कूल के अंदर ही नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके मुझे लगा कि अपने को कौन रखेगा, इस स्कूल में तो जाने ही नहीं। अब छोटी बिल्डिंग वाली बेचारी स्कूल कहाँ मिलेगी? ढूंढते ढूंढते एक भगत की कोठी पर मुझे लगा कि ये ठीक है, बिल्डिंग ऊंची ज्यादा नहीं है, और उसके अंदर चला गया। तो प्रिंसिपल साहब का रूम था और बैठा। मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पढ़ा लोगे? मैंने कहा मैं इंडियन हिस्ट्री बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। 9-10 क्लास पढ़ा लोगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा लूंगा। जिस क्लास में मैं गया, शायद 9th या 10th, जो मुझे याद नहीं, जिस क्लास में गया तो बच्चों ने मुझे जाते कह दिया कि सर ये किताब है, उसमें हमारे को तीसरा पार्ट चल रहा है। तो मैंने कहा तीसरे पार्ट का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा सल्तनत काल। मैंने कहा मैं बिना किताब के पढ़ाता हूँ, किताब के हाथ नहीं लगाता हूँ। और उस समय मैंने बिना किताब के सल्तनत काल का जब अध्याय पढ़ाना शुरू किया, बच्चे बहुत खुश हुए। उनको लगा कि ऐसा भी कोई टीचर है जो बिना देखे पढ़ा सकता है। उसके बाद एक क्लास में मैं और गया तो वहाँ मॉडर्न का कोई टॉपिक चल रहा था, उसको भी मैंने ऐसे पढ़ा दिया। इंडियन हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार थी। उसमें मैंने बीएड के समय निकाल करके अच्छी तरीके से वहां पर मेहनत की थी। जब वहां से मैं निकला तो मुझे कहा कि हम आपको वापस बताएंगे, और या फिर आप 1-2 दिन में वापस आकर के यहाँ पर पता कर लेना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उस समय मुझे वहां के किसी एक कर्मचारी ने इशारा कर दिया था कि आपका जो इंटरव्यू है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, ये बहुत अच्छा लगा इनको, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उस समय भी हालत बहुत खराब थे। हालत खराब इसलिए थे कि स्कूल के अंदर बच्चों की क्लास की संख्या इतनी ज्यादा थी। जब वापस आता था तो ऐसा लगता था कि सारी ऊर्जा तो वो खा जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में वो नींबू की तरह निचोड़ देते थे, फिर इतनी सारी कॉपियां और देते थे, घर जाकर के इसको जांच करो। लेकिन उससे पैसे आने शुरू हो गए थे, 4,000 रुपए महीने के देते थे। और मुझे लगा कि काम तो सही नहीं है अभी तक, लेकिन आराम चाहिए कुछ पढ़ाई के लिए। फिर भी कोशिश करते थे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके लिए एक छोटा सा जोधपुर में रूम ले लिया था, लगभग 8x10 का था। उसी के अंदर संत महात्मा तपस्या कैसे करते थे वैसे ही मैं तपस्या करता था। वैसे अब मेरे आस पड़ोस में जो भी रहते थे उनसे मैं बात नहीं करता था। मान लो कोई भी रूम में रहते हैं, मकान मालिक थे, उनसे भी मैं बात नहीं करता था। बाहर गली में भी मैं किसी से बात नहीं करता था। तो मेरे बारे में लोग कहते थे कि ये किसी से बात नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है या कोई जासूस तो नहीं है। तो मुझे कोई समाचार करते थे, मुझे
बड़ा अच्छा लगता था। मुझे कहते थे आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा आतंकवादी तो नहीं कह रहे। तो आतंकवादी नहीं कह रहे, जासूस जरूर कह रहे आपको। मैंने कहा कोई नहीं, कहने दो, अपना काम तो सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। मतलब उस समय अपने आप को इस तरह से संयमित रखना, क्योंकि मैं ये हमेशा अपने आप से कहता था। मैं कहता था प्रेम सिंह तेरा क्या होगा। तो एक गाना था उसको कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। मैंने या तो प्रेम सिंह तेरी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो तवे पे फ्राई होगा। फ्राई का मतलब वही लकड़ी का काम है, या फिर कोई पटाखों की फैक्ट्री के अंदर नौकरी करनी, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। पर अंदर से बहुत मजबूत था, कहीं ना कहीं करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। उस समय काफी संघर्ष था। आते जाते समय कई बार मैं जब वो वहां से स्कूल से वापस घर आता था, बीच में एक सब्जी की दुकान थी, वहां पे एक फ्रूट का गाड़ा एक व्यक्ति लगा के खड़ा होता था। मैं उसकी गाड़ी की तरह देखता था। तो मुझे पूछते थे कि भाई साहब कुछ लेना है क्या। मैंने कहा लेना कुछ नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछली बार केला कौन सी तारीख को खाया था। मैंने यार जोरदार आदमी, पागल है क्या, अब केला कब खाया था याद कर रहा है। मुझे लगता था कि 2 साल पहले कहीं किसी निजला 11 के दिन कहीं सड़क पे ऊपर एक कोई फ्रूट खाया था वो है। अब सोचो कि उस समय ऐसे जीवन के अंदर अब तैयारी करनी है, संघर्ष बहुत भारी है, लेकिन फिर भी इस हिम्मत को कमजोर नहीं होने दिया। मेरे आस पड़ोस में रहते थे, वो अलग अलग कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते थे। डेमो के अंदर मैं भी चला जाता था, लेकिन जब फीस की बात आती तो मैं रुक जाता था, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि पैसे नहीं है। लेकिन वो 4,000 रुपए जो आते थे ना मेरे, वो किराए में, खाने में, इसके अलावा कुछ किताबें वगैरह खरीदने में उसके अंदर चले जाते थे। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि स्कूल वाला काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यदि मैं स्कूल का काम करूंगा तो यहां तक ही सीमित रह जाऊंगा। उस समय मुझे एक छोटा प्राइवेट ट्यूशन भी मिला था, 12वीं क्लास की 1-2 बच्चियों को मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो भी एग्जाम आया तो वो भी छूट गया। फिर एक संयोगवश मैं कहीं चाय के ढाबे पर बैठा था, चाय वाय पीने के लिए जाता था। उस समय मुझे किसी ने कहा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ। कि आप कहीं पढ़ाते हो क्या। मैंने कहा स्कूल में पढ़ाता हूँ, आदर्श करके एक स्कूल है उसके अंदर पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उनको पढ़ा सकते हो क्या। मैंने कहा ये तो नॉर्मल बात है, अब कोई प्रतियोगिता हो सबको पढ़ा सकता हूँ। उस समय क्या मैं हंसी मजाक में हर बात को बड़ी जल्दी से लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब आप इतने संघर्ष से घिरे हुए हो ना, तो कम से कम मजबूत रहो। मैं हंसी मजाक करता था, जनरल उससे करता था जहां मेरा मन मिलता था। बाकी मुझे लगता था किसी से बात नहीं करनी, उससे नहीं करता था, डिस्टर्ब नहीं होता था बिल्कुल भी। तो उनसे मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा कोई विद्यार्थी पढ़ा दो। उन्होंने कहा हमारे एसआई का बैच आप पढ़ा दोगे। मैंने कहा ये तो नॉर्मल है मेरे। लेकिन उसने जब मेरी जब शारीरिक रूप से ढांचा देखा ना, उसको लगा कि ये एसआई के बैच में क्या पढ़ा लेगा, इतना दुबला पतला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, तो यहाँ बता दो आपको कब आना पढ़ाने के लिए। तो मैं उस कोचिंग के अंदर पढ़ाने के लिए चला गया। जब कोचिंग के अंदर मैं गया ना, तो पीछे से गेट था और उसके अंदर वहां प्रवेश किया, तो 4-5 लड़के तो मेरे आते समय मेरी शक्ल देख करके उठ के चले गए। और उन्होंने बाहर जाके कहा कि इस किसको पकड़ करके लाए हो, ये पढ़ाएगा क्या। तो उन्होंने कहा आप रुकिएगा, देखो तो सही, जांच कर लीजिए, क्या पता अच्छा पढ़ा ले। लेकिन उस समय जब मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था वो था 1857 की क्रांति। मैंने 1857 क्रांति डिटेल से पूरी उनको समझाई थी। तो उसमें से काफी विद्यार्थियों ने कहा था सर ये कल और इनको बुला लो, डेमो इनका एक और देखना चाहते हैं। 3 दिन मेरा लगातार डेमो चला था। फिर मेरा वहां पर चयन हो जाता है, वहां थोड़े पैसे मिलने शुरू हो गए। और वहां हेडक कम था। हेडक कम इसलिए था कि मॉर्निंग में एक क्लास लेनी है, इवनिंग के अंदर एक क्लास लेनी है, तो काफी कुछ पैसे आने शुरू हो गए। मैं पैसों के लिए काम करना चाहता भी नहीं था। मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मुझे सरकारी सेवा में चयनित होना है। और उस समय प्रोसेस काफी लंबा गुजर गया। तब शादी भी हो गई। उस समय जब भाषण के अंदर मैं जब टॉप आया था तो समाज के लोगों के नजरों में भी आ गया। रिश्ता भी हो गया। पापा को मैं मना भी नहीं कर सकता कि रिश्ता नहीं करेंगे। और रिश्ता होने के बाद में उधर से फौजी साहब जो थे ससुर जी, उनका प्रेशर था कि शादी करेंगे। तब शादी भी हो जाती है। और शादी होने के बाद में सब लोग कहते भी है कि काफी डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन मेरे कुछ समय डिस्टरबेंस नहीं हुआ। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी मेरा खूब सारा सपोर्ट किया। लेकिन उलझन बहुत थी, परेशानी बहुत थी कि घर का काम भी देखना, अब ससुराल में भी रिश्ते को निभाना है,
और इधर पढ़ाई भी करनी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करनी है। लेकिन मैंने पैसे को ज्यादा महत्व उस समय नहीं दिया। मैं चाहता तो उस समय कोचिंग में बढ़िया तरीके से अच्छे पैसे कमा सकता था। मुझे लगा नहीं, नाम रोशन करना है कैसे करके परिवार का। लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा गुजर गया तो पापा को बहुत ताने सुनने पड़ते थे। कई बार पिताजी को कहते थे कि ये आपका बेटा जो है ये रुलियार घूमता है, ये हो सकता है कि आपके हाथ से भी निकल जाए। मेरे ससुर जी को भी यहाँ तक कहते थे कि ये जो आपका जो जवाई है, ये जवाई पर आप लोग नजर रखिएगा, ये आखिर वहां करता क्या है, ये होली दीपावली भी घर पे नहीं आता है तो आखिर वहां करता क्या है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं होली दीपावली को भी घर में नहीं आता हूँ। एक बार का किस्सा मुझे याद आता है। मेरे मकान मालिक ने पूछा भी था कि दीपावली आप घर नहीं जाओगे, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है। तो मुझे लगा कि अब इनके लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए मैं घर पे नहीं जाऊंगा। और अगले दिन मैं गया नाई की दुकान पर और सिर पर मुंडन करवा दिया। उनको लगा कि वास्तव में इसके दादा गए होंगे, और वो जब भी मेरे सामने आते थे मैं बड़ी टेंशन उनको दिखाता था। लेकिन दादाजी तो मेरे जन्म से पहले चले गए थे। लेकिन क्या करूं, मजबूरी के अंदर मैंने दादाजी को एक बार और स्वर्ग भेज दिया। और उस समय वो आंटी दीपावली के दिन मिठाई वगैरह लेकर के आई थी। उन्होंने कहा बेटा मिठाई खाएगा क्या। मैंने कहा आंटी मिठाई कहाँ से खाऊं, दादाजी गए हुए हैं। फिर भी आप लाए हो तब आपको मना नहीं कर सकता। वो बात मुझे आज भी बहुत हंसी आती है कि उस समय की स्थितियां देखते हैं तो क्या क्या करना पड़ा था। लेकिन घर नहीं जाता था। उस समय जब वहां बैठता था, शाम के समय जब दीपावली का सब खुशियां मना रहे होते थे, मुझे भी घर की बहुत याद आती थी। कई बार आंखों में आंसू आ जाते थे। नहीं, मुझे लगता था कि अभी बेरोजगारी में घर नहीं जाऊंगा। ताने मुझे भी सुनने पड़ते थे कि आप क्या कर रहे हो। गांव में एक दो बार कभी आना जाना होता था तो गांव के लोग भी पूछते थे कि कुछ हुआ क्या आपके। मैंने कहा क्या होना है, सरकारी सेवा में चयन हो गया तब दुनिया को पता चल जाएगा। उस समय भर्तियां भी कम आती थी। लेकिन बीएड करने का मेरा एक रीजन था कि उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बड़े अच्छे पद आए थे। मुझे लगा था कि, लेकिन वो एग्जाम पहले से हो चुके थे। लेकिन मैंने एक एग्जाम दिया था, उस समय 1300 पद थे, उसमें मेरा चयन नहीं हुआ। मैं बहुत रोया था। मनोज कुमार अभी आज सब इंस्पेक्टर है, वो मनोज ने आकर के मुझे कहा था कि प्रेम सिंह तुम इतने रो मत। मैंने कहा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये हालत से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इससे अच्छा तो मैं कहीं जाकर के धंधा करता तो 2 रुपए कमाता। ऐसी परिस्थिति में अब और क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं रो मत, हिम्मत रख, और भर्ती आएगी उसकी तू तैयारी कर। मैंने कहा किसकी तैयारी करेंगे, इतनी तैयारी करने के बावजूद तो सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन उस समय दुख बहुत हुआ था। लगभग 10-12 दिन तक रोया था। किसी की मृत्यु होती है तब देखो 10-12 दिन का वो जो चलता है ना सातरवाड़ा, वैसी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे दोस्त आते थे, सांत्वना देते थे, प्लीज तो कुछ हिम्मत रख, पढ़ने में होशियार है, अच्छा होगा। उस समय फिर वो जोधपुर ही था, रहना वही था। उस समय एक वैकेंसी आ गई थी, ग्राम सेवक की वैकेंसी आई। और ग्राम सेवक की उस समय जिला परिषद के माध्यम से एग्जाम करवाया जाता था। हालांकि मैं मैथ्स में कमजोर था, लेकिन उस समय मैंने मैथ्स के लिए बहुत प्रयास किया। कई सारी रातें मैंने गुजार दी थी। मुझे याद आता है कि मैंने कई सारे ऐसे प्रण लिए थे। हालांकि आज के विद्यार्थी जब ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो सोचेंगे ऐसा प्रण कोई नहीं ले सकता। मैंने ऐसा प्रण ले लिया था कि मैंने कहा सूर्य को मैं कभी नहीं देखूंगा। मतलब ऐसा कितने दिन निकालना है कि सूर्य को देखना नहीं। सूर्य को देखना नहीं है मतलब आप दिन में बाहर नहीं जा सकते, और जब आप दिन में बाहर नहीं जा सकते तो आप डिस्टरबेंस बिल्कुल कम होगा। ऐसी स्थिति में सब्जी वगैरह अगर मुझे कुछ लानी होती थी तो मैं स्टॉक कर लेता था या रात के समय जाकर के लेके आता था। अब बात आती है आप दिन में बाहर नहीं जाओगे तो रात को कहां जाओगे। रात को वैसे ही मार्केट बंद होगा, रात को मेले नहीं लगेंगे, रात को सिनेमा हॉल नहीं चलेंगे, तो आप रात को कहां जाओगे। रात को किसी के पास जाकर के आप गप्पे नहीं मार सकते। ऐसे मैंने प्रण लिया था। पास में मेरे जो लड़के रहते तो सजते संवरते ज्यादा थे। मैंने भी एक बार कहा कि मैंने कहा मेरे रूम के अंदर मैं कभी दर्पण नहीं रखूंगा। और मैं दर्पण में रख करके अपने आप का चेहरा देख करके टेंशन में नहीं रहना चाहता हूं कि भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने मुझे इतना दुबला पतला बनाया, दूसरे लोग इतने अच्छे हैं। इन सारी चीजों से मुक्ति पालूं, मैं दर्पण नहीं रखता था। तो मैं दर्पण और सिर पे बाल पर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की जब जब तैयारी की मैंने कभी बाल पर कंघा नहीं किया। उस समय मैं बाल को ऐसे हाथ से ऐसे संवारता था, और आज भी मैं वैसे ही संवार लेता हूं क्योंकि लंबे समय तक ये आदत पड़ चुकी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ऐसे बहुत सारे मैंने प्रण लिए थे। उस समय मैं अपने आप के दिमाग की टेस्टिंग करने के लिए
40 से जो आते थे, संतोषी माता का चालीसा, खेतेश्वर भगवान का चालीसा, हनुमान जी का चालीसा, ऐसे न जाने कितने चालीसे मैंने याद किए थे। मैंने कहा अपन दिमाग की टेस्टिंग करते हैं कि अपना दिमाग इतना अच्छा है या नहीं, याद करने की अपने पास क्षमता है नहीं, इसकी काफी टेस्टिंग की थी। लेकिन भगवान की दया से दिमाग अच्छा था, अच्छे तरीके से पढ़ते थे। मनोविज्ञान मैंने पढ़ी थी, उसमें कहीं लिखा हुआ था कि प्रतिभा जन्मजात होती है, किसी के भी घर प्रतिभा जन्म ले सकती है। वहां पर मुझे एक किताब, बीच में मेरे एक साथी थे पारस सिंह करके, उन्होंने किताब दी थी, उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली। उस किताब का नाम था जीत आपकी, शिव खेड़ा की लिखी हुई किताब। उसको मैंने पढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी उसमें संघर्ष की कहानियां थी, उसको पढ़ी थी। एक प्रतियोगिता दर्पण आती थी, प्रतियोगिता दर्पण के अंदर एक लेख आता था, उसमें यह था कि कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, वो अपना लेख लिखते थे। बिहार के, इधर महाराष्ट्र विदर्भ के, वहां के कुछ ऐसे विद्यार्थी लिखते थे। इतनी संघर्ष भरी कहानी उनकी मुझे प्रेरित करती थी। मैं कई बार उसमें से काट करके अपने पास रखता था, उसको वापस पढ़ता था कि ऐसे ये लोग आईएएस बन सकते हैं, हमें तो आईएएस बनना नहीं है, तो यहाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा या फिर किसी अन्य सेवा में हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। उस समय मैंने ग्राम सेवक की तैयारी की। लेकिन बीएड जब कर रहा था, बीएड जब मेरा प्री बीएड हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्री बीएड में होने का मतलब आरएस प्री के बराबर है, तो आरएस का एग्जाम दे दे। ट्रेनिंग करते हुए मैंने आरएस का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा आरएस प्री पास हुआ। 2007 की बात बताऊं, मैंने उसमें मेंस लिखा था। समाज में एक गजब का मैसेज चल गया। मेरे पिताजी के पास में ये मैसेज गया कि आपके बेटे ने आरएस मेंस लिखा है, वो अधिकारी बनेगा। तो पापा को लगा कि वास्तव में कुछ तो बच्चा ढंग की चीज कर रहा है, अब इसको परेशान ज्यादा नहीं करना है। अब पैसे तो घर से ले नहीं रहा था, और जब पैसे लूं तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी। मैं तो स्वयं पढ़ रहा था, लेकिन परेशानी एक बात की थी कि आप घर नहीं आते हो, शादीशुदा होकर के घर नहीं आते हो, ऐसा प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगना शुरू हो चुका था। लेकिन मुझे सब पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने आप से बात कर रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं ये सही तरीके से कर रहा हूं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं जब वो प्रतियोगी परीक्षा का दौर जब गुजर रहा था, उस दौर से उधर आरएस प्री का एग्जाम दे दिया, इधर ग्राम सेवक का एग्जाम दे दिया। लेकिन वो कॉपियां, उनका जो चेक करने का सिस्टम था जिला परिषद का, काफी धीमा था। लेकिन उस समय सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई, उसका आवेदन कर लिया। लेकिन उस समय मुझे लगा था कि अब करेंगे तो आरएस। मेरे अंकल का बेटा भाई था, वो जयपुर में था, अंकल जी पैसे ठीक देते थे उसको, उसने आईएएस लिखना शुरू कर दिया, आईएएस मेंस लिखा था उसने। उस समय मैं भी, आरएस का भी मेरे भी जुनून था। आरएस के अंदर मुझे किसी ने कहा कि आप सब्जेक्ट चेंज करो। दूसरी बार में जब मेरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट चेंज करो, तो मेरा हिस्ट्री और पबेट था। फिर उन्होंने कहा कि हिस्ट्री आप फिलोसफी ले लो, छोटा सब्जेक्ट, इससे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिलोसफी ले लेते हैं। तो फिलोसफी और पबेट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें जब पढ़ी ना, ये चीजें काम आ गई। और मैं उस समय मैंने खुद अपना एक वाक्य बनाया था, उस समय मैं लिखता था, कहता था कि बहता हुआ पानी और प्राप्त किया हुआ ज्ञान ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और वो मेरे जीवन में काम आता है। उसी समय मैंने सेकंड ग्रेड 2008 में फॉर्म लगाया, 10 में एग्जाम हुआ, 11 में रिजल्ट आया। लेकिन उस रिजल्ट से पहले ग्राम सेवक का रिजल्ट आया था। ग्राम सेवक उस रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वेटिंग में मेरा तीसरा नंबर था और वेटिंग क्लियर हो गई थी। फिर उधर से भी मैसेज था कि आपकी वेटिंग क्लियर हो चुकी है, अब आप आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे उस समय लगा कि ग्राम सेवक मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे नौकरी करनी है तो आरएस की करनी है। सेकंड ग्रेड को मुझे, मेरे कई साथी कहते थे कि सेकंड ग्रेड राजपत्रित अधिकारी तो नहीं कह सकता, कि सेकंड ग्रेड नायब तहसीलदार वगैरह, ऐसा उस समय कहते थे, इनके बराबर पद होता है, आप इसकी तैयारी कर लो, इसके बाद आप राजपत्रित अधिकारी बन जाओगे, प्रमोशन से बन जाओगे या तैयारी करके बन जाओगे। मुझे लगा ये बात तो ठीक है। सेकंड ग्रेड की तैयारी, और उस समय बाड़मेर सेंटर था, और बाड़मेर सेंटर रखा। मैंने कहा बाड़मेर से एग्जाम देंगे। तो बाड़मेर में रेलवे स्टेशन के सामने, उस समय भी घर नहीं गया, रेलवे स्टेशन सामने एक प्रकाश होटल थी, उसमें मैंने रूम लिया था। जब मैंने उस समय उसको आधार कार्ड दिया ना, तो उसने पहले दृष्टि मुझे ये कहा कि आपका गांव तो नजदीक है, आप होटल रूम क्यों ले रहे हो, क्या काम करते हो। मैंने कहा सुबह मेरे एग्जाम है। तो एक बार वो मुझे भी संदेह की दृष्टि से देखने लगा, उसको लगा कि एग्जाम तो नहीं होगा, इसके कहीं काम तो कुछ और कुछ करता होगा। लेकिन बाद में उसने मुझे रूम दे दिया था, रूम दिया, और यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल में सेंटर था। और मेरा पेपर इतना शानदार गया था, पेपर बाहर आकर के सभी ने पूछा था कि आपने कितने सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट किए थे। मैंने कहा 140 प्लस कर दिए। उन्होंने कहा नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? क्या सब्जेक्ट का पेपर इतना टफ आया। मैंने कहा टफ कैसे है। उन्होंने कहा पबेट के सवाल, फिलोसफी के सवाल ये ज्यादा पूछे गए। मैंने कहा ये तो आरएस में मेरे अच्छे तरीके से तैयार किए हुए। और वो
मेरे काम आ गए, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, भगवान की दया से अच्छी रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ, खूब सारी बधाइयां मिली। और उस समय कहा भी गया है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई सलाम नहीं करता है। सूर्य उदय हो गया। जोग संजोग ऐसा था कि मैं बाड़मेर आना नहीं चाहता था। बाड़मेर इसलिए नहीं आना चाहता था कि जोधपुर में कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा था, थोड़ी बहुत साइड इनकम भी थी, अच्छी थी, और मैं चाहता था जोधपुर में पोस्टिंग हो जाए मेरी। लेकिन उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल जी, उन्होंने एक नीति बनाई कि ट्रांसफर के बड़े पंगे होते हैं। ऐसी स्थिति में हर कोई अपने घर के नजदीक जाना चाहता है। जो जो जिस शहर का है, गांव का है, तहसील का है, उसको वहीं पोस्टिंग दे दी जाए। और ठीक है, वहीं पोस्टिंग दे दो। और मुझे पोस्टिंग दे दी बाड़मेर। बाड़मेर से इधर जाते चौटन रोड पे एक गांव आता है आकोड़ा, वहां पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन वो जो जुनून था ना, वो जुनून खत्म नहीं हुआ है। अब जुनून कौन सा आ गया है? आरएस का। अब आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, आर्थिक तंगी से बाहर निकल चुका हूं, लेकिन मुझे आरएस करना है। साथ ही साथ मुझे लगा था कि कोचिंग का काम भी साथ साथ कर सकता हूं। अब मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर में आकर के 17 अक्टूबर 2011 को नौकरी ज्वाइन करता हूं। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में 28 दिसंबर 2011 को संकल्प क्लासेस की शुरुआत करता हूं। जब संकल्प क्लासेस की शुरुआत कर रहा होता हूं, उस समय मेरे पास में मात्र 8,000 रुपए थे। 8,000 रुपए लेकर के मैं पत्रिका कार्यालय गया और वहां धर्म सिंह जी मुझे मिले। उन्होंने कहा कि आपकी कोचिंग का नाम क्या है? मैं जयपुर में एक संकल्प हॉस्टल में रहा था, थोड़े समय मैंने वहां पर भी पढ़ाई की थी, तो मैंने कहा संकल्प नाम रख दो। उन्होंने कहा आपके ऐड में आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितना ऐड कितनी बड़ी लगानी? मैंने कहा 8,000 की ऐड लगा सकता हूँ। 8,000 में उन्होंने मेरा फोटो भी लगा दिया, छोटी सी एक ऐड लगा दी और तारीख फिक्स कर दी। इस दरमियान मैं पैसा नहीं था तो मैं एक टेंट वाले के पास में गया। मैंने कहा हमारे कोई कार्यक्रम करवाना, कुर्सियां चाहिए। उन्होंने कहा कुर्सियां दे देंगे आपको। तो मैं वो कुर्सियां लेकर के आ गया और एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। बच्चे वहां पर, जिस दिन मेरा डेमो था, उस डेमो के दिन 2 लोग स्टूडेंट आकर के सामने बैठ गए। अब मुझे लग गया कि यहाँ तो मामला चलने वाला नहीं है। ये 2 आए और कल एक भी नहीं आया, तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? लेकिन जोग संजोग इतना अच्छा कि एक विद्यार्थी था जिसका नाम था जेठाराम। अगले दिन वो पूरी फीस लेकर के आ गया। उसने कहा सर ये मेरी फीस, मुझे आपसे पढ़ना। मुझे लग गया कि अब अपना सिक्का चल जाएगा यहाँ से। थोड़े समय बाद में 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, ऐसे करते करते संख्या बढ़ गई और विद्यार्थी हो गए 45 विद्यार्थी। अध्यापक भर्ती का बैच था। मैंने उन विद्यार्थियों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया। लगभग 7-8 विषय मैं अकेला पढ़ाता था। मैं एक विषय पढ़ा करके बाहर जाता था, तब वो सोचते थे कि दूसरे सर आने वाले, मैं आ जाता था। फिर वापस पढ़ा के घंटे भर में बाहर जाता था, वो सोचते थे नए सर आने वाले थे, फिर मैं आ जाता था। तो उनको हंसी आती थी। वो कहते थे सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा मैं अकेला ही हूँ, इसके अलावा कोई फैकल्टी है नहीं। फिर कुछ धीरे धीरे फैकल्टी मेंबर जुड़े थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि संकल्प का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। ये तो ईश्वर की कोई कृपा है, उसी वजह से हुआ। वहां से हॉल छोटा पड़ा तो कोई एक बड़ा हॉल लिया, वहां पर पहुंच गए। वहां से आगे बढ़े, फिर एक कोई हॉल लिया, वहां पर पहुंच गए। संकल्प का कारवां धीरे धीरे चलता रहा। टेंट वाली कुर्सियां वापस दे दी, कुर्सियां अब खुद की खरीद ली। ऐसे करते करते पहुंच गए एक खुद की बिल्डिंग में। वहां आकर के अपना सेटअप तैयार कर लिया। और मन में मुझे हमेशा ये लगता था कि अपने को ज्यादा कोचिंग नहीं चलानी, मुझे आरएस का ही करना। इधर कोचिंग क्लासेस चल रही है और इधर में आरएस का धुन मेरे लगा हुआ है। लेकिन परिस्थितियां में उस समय मैंने पैसे को थोड़ा महत्व इसलिए दिया, मुझे लगा कि अब घर बनाना है, छोटे भाई बहन है, उनकी शादियां करनी है, अब मैं कितने समय तक ऐसे रहूंगा। तो मैंने कहा पापा को कहा, मैंने कहा अब मैं पैसे कमाऊंगा, आप चिंता मत करना, लेकिन मैं तैयारी भी साथ साथ में मेरी करूंगा, पैसे जरूर कमाऊंगा। तब पैसे कमाऊंगा और तैयारी करूंगा। तब किसी ने बाद में मुझे, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो सीखने को मिलती हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के आपस में बनती नहीं। माँ, या तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ले लो पहले, या माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लो। मैंने माँ सरस्वती का आशीर्वाद लिया, अब मैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी को मैंने थोड़ा महत्व ज्यादा दिया। इसका मतलब माँ सरस्वती नाराज होने लग गए, और नाराज होने लग गए कि मैं आरएस में रहना शुरू हो गया। प्री पास कर लेता था, मेंस के अंदर रह जाता था। मैं एक जोधपुर में एक बार विवेक विहार हॉस्टल में गया था मेंस का एग्जाम देने के लिए। 16 दिन में वहां पर रुका था। मेरे साथ में एक झालावाड़ लड़का था राधे श्याम करके। 16 दिन तक मैंने उनसे कभी बात नहीं की। उन्होंने मुझे जो भी कुछ थोड़ा बहुत पूछा होगा, लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं पूछा। मेरे साथ में रहने वाले राधे श्याम जी ने, उन्होंने
शिकायत कर ली कि ये बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा एक स्वभाव था। ये मेरे पापा जी का भी स्वभाव है कि वो जनरली बातचीत बहुत कम करते हैं। मेरे को बारे में कई बार कहते भी है कि ये बोलता कम है, बात कम करता है, तो ये घमंडी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत व्यक्ति का खुद का अपना सेल्फ स्टेटस होना चाहिए, और मेरा ये सेल्फ स्टेटस था कि आपको अपना मुंह बंद रखना है और आंख और कान इसको खुले रखने हैं। इससे क्या, हम चीजों को ज्यादा सीखते हैं, इसको हम ज्यादा ग्रहण करते हैं। और ये मैंने ऐसा अपने आप में एक अपना सेल्फ स्टेटस बना दिया था, तो मैं ऐसा करता था। और वहां से आरएस मेंस का एग्जाम दे करके फिर वापस बाड़मेर। बाड़मेर आने के बाद फिर वही कोचिंग, उसमें पढ़ाना। फिर ये कारवा काफी बड़ा हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, और कई सारे बैच लिए। और बीच में फिर मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ज्यादा बैच लेता था, तो लोग कहते थे संकल्प कांस्टेबल की एक फैक्ट्री भी है। लेकिन उसके बाद पटवार, वीडियो, शिक्षक भर्ती के बैच लेने शुरू कर दिए। इस समय मुझे लगा कि अब आप मामला बड़ा सेट है, घर पे भी काफी पैसे देने शुरू कर दिए, और लोगों में पॉजिटिव मैसेज आने लग गया। जो लोग कहते थे, पापा को कहते थे कि आपका बेटा कुछ नहीं है, निकम्मा निठल्ला है, और वो लोग कहने लगे ये तो बड़ा अच्छा है, सपूत है आपका। तब मेरे पापा जी वो दोहे वगैरह सुनाते थे, तो मुझे एक दोहा मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था, मैं आज सुनाता हूँ। वो कहते थे कि मैं सुधारे बिजली सर्वर सुधारे पाड़, बेटो सुधारे बाप न तो घर सुधारे नार। वो कहते थे बेटा, बाप की इज्जत है नहीं, वो बेटे पर निर्भर करती है। तुम ऐसा जीवन में कभी कोई काम मत करना जिससे मुझे कहीं बैठा हूं और मुझे नीचा देखना पड़े। मैं कहता था पापा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। उसमें मैं तैयारी कर रहा था जब जोधपुर में, मेरे छोटे भाई को भी मैं साथ में लेके गया था, और हम दोनों भाई सर्विस एक ही दिन लगे थे। वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल लगा था और मैं इधर सेकंड ग्रेड लगा, दोनों साथ में लगे। तो काफी अच्छा मैसेज गया था कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पैसे की स्थिति अच्छी हुई, संकल्प का कारवा भी बढ़िया चलने लग गया, और फिर घर की बिल्डिंग बना दी। और उस समय बाड़मेर के अंदर एक दो और ब्रांचें लगा दी मैंने, काफी कुछ व्यवस्थित हो गया। लेकिन बीच में कोरोना काल आया तो थोड़ा सा ब्रेक लग गया। तो मुझे ऐसा लग गया कि भगवान वापस परीक्षा ले रहे हैं, अब वापस ले रहे हैं। कोरोना काल के समय अचानक से कोचिंग क्लासेस जब बंद हो गई, तो सब जगह से ये मैसेज था कि अब क्लासें नहीं चलेगी। तो मेरे जितने भी सेंटर थे वो सब सेंटर मैंने खाली कर दिए थे। एक बिल्डिंग मेरी खुद की थी, तो मुझे लगा कि इसमें किराया वगैरह नहीं लगेगा, यहाँ पर आराम से हम लोग रह सकते हैं। लेकिन उस समय भी मैंने एक बड़ी रिस्क ली, एक निर्णय लिया कि नहीं, ऑनलाइन फील्ड के अंदर उतरेंगे। तो बाड़मेर के अंदर एक प्लॉट था, उस प्लॉट को बेचना पड़ा। बेच करके गुजरात से एक कंपनी से डील हुई, और वहां से बोर्ड, कैमरे वगैरह सब बाड़मेर लेकर के आए और वहां लगाए। जो लोग बाड़मेर आए थे, अहमदाबाद से आए थे वे लोग, कुछ लोग जोधपुर से आए थे वे लोग, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन जब मैं नहीं होता था तब हंसते थे और कहते थे कि ये फालतू में क्यों खर्चा कर रहा है, बाड़मेर से पढ़ा करके कौन पढ़ेगा, यहाँ से आपके वीडियो कौन देखेगा, आपकी क्लासें कौन सुनेगा। और जब वो मेरे पास में आकर के मुझे कोई कहता था कि सर अपने बारे में ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने कहा इन लोगों को सुनाएंगे अपन लोग, वापस सारी बातें बताएंगे, जवाब हमेशा समय अनुसार दिया जाए, आप जल्दबाजी ना करें। और उस समय भी मुझे लगता था कि वास्तव में अपन कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी संघर्ष की स्थिति से जा रहे हैं और ये हालात हो गए तो अपन क्या करेंगे। लेकिन मुझे मेरे पर, नॉलेज पर, मेरी टीम पर मुझे बहुत विश्वास था, क्योंकि मैं कंटेंट में बहुत ज्यादा विश्वास करता था, क्वालिटी में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। मैं यूट्यूब पर जब भी उतरा तो कभी चुटकुले नहीं सुनाए, कभी किसी प्रकार की फर्जी कोई बात नहीं की। तो उस समय व्यू बहुत ज्यादा कम आते थे। व्यू कम आते थे तो मेरे कई साथी कहते थे सर आप चुटकुले सुनाया करो, कुछ ऐसी बातें किया करो जिससे कि आप वायरल हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं ऐसे घर से निकला हुआ हूं, मैंने कभी चुटकुले सुने नहीं। मेरे पिताजी तो जो थे सरकारी सेवा में तो थे, चतुर सैनिक कर्मचारी थे। जब वो उस समय रहते हुए भजन भाव खूब करते थे, मंदिर जाते थे, बाड़मेर में ऊंचा गढ़ मंदिर है वहां जाते थे, सुजेश्वर मंदिर जाते थे, और खेताराम जी भगवान के मंदिर तो मुझे लगता है 10-15 साल वो कंटिन्यू गए, एक भी पूर्णिमा उन्होंने मिस नहीं की। लोग कहते हैं कि उनका पुण्य आपको मिला है, हो सकता है कि उनका पुण्य मिला हो। तो ऐसे घर से मुझे संस्कार अच्छे मिले। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो उस समय जब
शुरू हुआ और जोधपुर के वगैरह अहमदाबाद की टीम आई, तो उस समय भी कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान दिया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि चुटकुलों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे और अब यूट्यूब पर व्यू आने लगे, स्थितियां कुछ वापस अच्छी होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि अब एप्लीकेशन अपनी बना देनी चाहिए। तो हमने जयपुर के, जोधपुर के कुछ कंपनी जो लोग थे उनसे संपर्क किया, एप्लीकेशन बनवाई, लेकिन उस समय मुझे घाटा बहुत गया उस एप्लीकेशन से, क्योंकि उस समय सर्वर खुद का ले लिया उनके कहने से, तो पैसा बहुत लगता था। लेकिन बाद में किसी एक अपेक्स करके कंपनी थी उसके साथ में डील हुई। डील होने के बाद में फिर हमने स्पीड पकड़ी। मुझे लगा कि अब मार्केट के अंदर अपने वीडियो देख रहे हैं, क्वालिटी अपनी अच्छी है, अपने पास टीम अच्छी है। तब मैं एक चीज हमेशा कहता था, मेरे साथियों कहता था, मैंने कहा ये सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय हो रहा है ना, शिक्षा का सूरज मैं पश्चिम दिशा में उदय करके बताऊंगा। यहाँ भारत के अंदर एक उस एजुकेटर में नाम अपना शामिल करवा दूंगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये वहां से अपने को अच्छा सा पुरस्कार भेजेगी। 5 लाख संकल्प क्लासेस के ऐप डाउनलोड होने पर उन्होंने मुझे टॉप एजुकेटर अवार्ड दिया था। उस समय जब वो लेटर भेजा था, जो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप भारत के टॉप एजुकेटर में आप शामिल हो चुके हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मिलियन ऐप डाउनलोड हो चुके हैं, यूट्यूब पर भी हम 1 मिलियन का परिवार बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीवन में जो संघर्ष था ना, वो संघर्ष आज मेरा यहाँ पर काम आ रहा है। मैं हमेशा विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि कभी भी कमजोर मत होइए। अब विद्यार्थी क्या होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि कहा भी ज्ञान के काल चक्र कठिन है। काल चक्र इतना कठिन होता है, उस समय हर व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन जो टूटता नहीं है वो निखर करके बाहर आ जाता है। कहा भी गया है कि पानी से जो नहाता है वो अपना लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो पसीने से नहाए थे, कभी टूटे नहीं थे। कहीं पर भी हमें लगा कि जाकर के कोई छोटा बड़ा कार्य करना पड़ा तो उस कार्य को किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंच गए। इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धरातल से जुड़े रहना है, सामान्य जीवन जीना है, सादा जीवन जीना है। ऐसा ही मैं आज भी जीवन जीने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूं, हे ईश्वर, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज आपने मुझे वहां तक पहुंचाया है। इस स्थिति को बना के रखना। और उसके बाद में मुझे लगा कि बाड़मेर के विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा मिल रही है, लेकिन आरएस के लिए आज भी विद्यार्थी बाहर जाते हैं। मैंने कहा बहुत सारे कांस्टेबल वगैरह ये सारे बना दिए, अब कुछ अधिकारी बना दे, यहाँ के बच्चियां हैं, बच्चे यहाँ पर रुके। इसको लेकर के एक सेगमेंट और लेकर के इंस्पायर आरएस एकेडमी की शुरुआत की, उसमें भी 2 साल हो गए, उसका भी काम अच्छा चल रहा है। लेकिन आज भी अगर मैं इस तरह से जाकर के कहीं पर बात करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, तो मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि संघर्ष अभी भी चल रहा है, अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। और कभी भी आप जब जीवन में आगे बढ़ते हो तो आप संघर्ष को मेंटेन करके रखिएगा। मैं जोधपुर में जब कोचिंग क्लासेस के अंदर पढ़ाता था, उस समय मुझे बात याद आती है, वो बीच में बताता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे पढ़ाना शुरू करता था और कई बार रात को 8-9 बजे तक पढ़ाता था। मेरा रिकॉर्ड था कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगातार पढ़ाना। मैं लगातार पढ़ाता था, खाना नहीं खाता था और जूस वगैरह पी करके पढ़ाता था। ज्यादा पढ़ाने के कारण मेरे पैरों में पानी भर गया था। उस समय डॉक्टर दिनेश कोठारी, उनको जाकर के मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा सर पढ़ाता हूँ। कितने घंटे? मैंने कहा सर 12 घंटे पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप अगर आपने 12 घंटे पढ़ा लिया तो आप भविष्य के अंदर खड़े होने लायक नहीं रहोगे। मुझे लगा था कि ये तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और वो इंजेक्शन से मेरे पैरों से पानी निकाला था, मुझे याद आता है, बहुत दर्द हुआ था उस समय, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना नहीं छोड़ा और आज भी पढ़ाता हूँ। आज भी मेरा एक सिद्धांत है, मैं क्लास के अंदर चाहे 3 घंटे क्लास ले लूं, 5 घंटे क्लास ले लूं, 10 घंटे क्लास ले लूं, क्लास के अंदर कभी कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ, क्लास के अंदर कभी मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्लास के अंदर मैं आज भी कोई फर्जी बात नहीं करता हूँ, क्लास के अंदर केवल पढ़ाई की बातें करता हूँ। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे उसके बाद में कभी पैरों में पानी नहीं भरा। लेकिन उसमें मैं क्या एक जगह ज्यादा समय तक खड़ा रह जाता था, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, उसके अंदर क्लास के अंदर घूम लेते हैं, तो उसके कारण काफी कुछ सुविधा मिल जाती है। बीच में एक संकट, एक स्थिति ऐसी आ गई, संकट की स्थिति यह आएगी कि शादी होने के कुछ समय बाद में 2 साल शायद 3 साल हुए होंगे, उसके बाद बेटी हुई। बेटी होने के बाद में मैं भी थोड़ा पढ़ाई के अंदर उलझ गया, और उलझ गया तो मुझे ऐसा लगा कि नौकरी पहले मिल जाए
और उसके बाद में अगली संतान हो, लेकिन इस दरमियान काफी कुछ गैप हो गया था। लेकिन बेटी 16-17 साल की होने के बाद में कोई संतान नहीं हुई तो लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये कोचिंग के अंदर पैसे खाता है, ये गरीब बच्चों की फीस खा जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर इसके संतान नहीं हो रही। लेकिन मुझे तो पता था कि कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या है। तो वो एक मेडिकल की समस्या थी। एक एबॉर्शन हुआ, दूसरा एबॉर्शन हुआ, तीसरा एबॉर्शन होने के बाद में मैं भी हिम्मत हार गया और मैं भी कई बार बैठे-बैठे सोच रहा था कि अब ये कोचिंग वोचिंग का काम कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। मेरे माताजी को कहते थे कि बेटा दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं है, बेटी की शादी करेंगे और उसके बाद में मैं देश सेवा के अंदर कहीं चला जाऊंगा या फिर कोई संत वगैरह बन करके वही पूरा काम करूंगा। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगता था कि वाइफ का क्या होगा, फिर इस बेटी, ये किसी की बेटी थी, इस बेटी का क्या होगा। इसके लिए मुझे कई बार लगता था। तब वो कहती थी कि अगर आप देश सेवा में वगैरह ऐसा चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। फिर मैं कहता था ठीक है, नहीं जाऊंगा, तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। ऐसे करते करते ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है और 16-17 बाल बाद में बेटा होता है। बेटा होने के बाद में मुझे लगा कि वास्तव के अंदर जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है और भगवान ने अब दी है। लोग जो ताने मारते थे उन सब लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना कि भगवान ने आपको बेटा दिया है, आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, ये पढ़ाता बहुत अच्छा है, गरीब बच्चों की बहुत हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी सुनी। तब मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया है ना, ये बड़ी जालिम दुनिया है, ये कब किधर घूम जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दुनिया के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए। कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसे संघर्ष दौर से गुजर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, हीरा है, सोना है, वो भी खदानों में रहता है, उसको भी घिसना पड़ता है। मूर्ति जो मंदिर में जाकर लगती है उसको ना जाने कितनी हथौड़े की चोट खानी पड़ती है, फिर आखिर जाकर के वो एक अच्छा रूप बनता है और उसकी पूजा होती है। इसी दरमियान इस स्टेप पर पहुंचे और आज आपने सबने मन लगा करके मेरी बात को सुना, मुझे आज इस पॉडकास्ट में बोलने का मौका दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।